प्लांट फिजियोलॉजी में आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप। और इस प्लांट वाटर रिलेशनशिप में टॉपिक आपको पढ़ना है आज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? ठोस, द्रव या गैस, तीनों के पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस बाय विच पार्टिकल्स ऑफ solid, liquid or gas, particles of solid, liquid or gas moves from higher concentration to लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पर ज़्यादा सांद्रता है वहाँ से कम सांद्रता की ओर जाना। तो दो तीन बातें हैं याद रखने वाली। पहली चीज़ क्या डिफ्यूजन में याद रखना है कि डिफ्यूजन की प्रक्रिया हर एक माध्यम में होती है। ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा और गैस में भी होगा। ठीक है, तीनों ही माध्यम में डिफ्यूजन होता है। और इसमें पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ जाते हैं? जहाँ पर उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, इस कमरे में अभी एक कोने में आप अगरबत्ती को जो है जला दीजिए, तो अगरबत्ती में क्या है? एरोमा है, सुगंध है। तो वो क्या है? पूरे कमरे में फैल जाती है। किस प्रोसेस से फैलती है? डिफ्यूजन से फैलती है। गैस सिलेंडर, एलपीजी का जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। तो गैस सिलेंडर के अंदर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कमरे में जो ही नोजल दबाओगे तेज़ी से बाहर निकलेगी। किस प्रोसेस से निकलेगी? आंधी आती है। क्यों आती है? जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर भाई गर्म यदि होगा तो वहाँ पर क्या है? वायु के कण दूर दूर हो जाएंगे, है ना। यानी कि वहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए जब वहाँ पर एयर प्रेशर कम हो गया तो जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से उस जगह को भरने के लिए आएंगे। तो इसीलिए तो आंधी तूफान आता है। तो वो भी किस प्रोसेस से है? वहाँ पर भी डिफ्यूजन लगता है। तो डिफ्यूजन पहली चीज़ है, ठोस, द्रव, गैस कहीं पर भी हो सकता है और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रेशर जिसके कारण डिफ्यूजन होता है वो प्रेशर होता है डिफ्यूजन प्रेशर। क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर। तो डिफ्यूजन प्रेशर ही वो फैक्टर है जिसके कारण डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। तो डिफ्यूजन प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है या जहाँ पर कंसंट्रेशन कम है? ज़्यादा है, वहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होगा। और वो क्या करेगा? पार्टिकल्स को कम कंसंट्रेशन वाली जगहों की ओर। तो डिफ्यूजन प्रेशर है वो पुशिंग नेचर का है या पुलिंग नेचर का है? पुश और पुल में हम लोग खूब कंफ्यूज होते हैं ना। दरवाजे पे लिखा रहता है पुश करिए या पुल करिए, तो हम जैसे हिंदी मीडियम वाले लोग क्या करते हैं? खड़े होकर सोचते हैं अच्छा इसका मतलब क्या होगा? पुश का मतलब धकेलना और पुल का मतलब खींचना। तो डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो पुशिंग नेचर का है। वो हायर कंसंट्रेशन वाले प्लेसेस से पार्टिकल्स को लोअर कंसंट्रेशन की ओर पुश करता है कि जाओ उस जगह, है ना।
तो ये जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया है जिस प्रेशर के कारण होती है वो कौन सा प्रेशर है? तो डिफ्यूजन और डिफ्यूजन प्रेशर समझ में आ गया। इसका अभी हम यूटिलाइजेशन कहाँ, प्लांट वाटर रिलेशनशिप में कैसे होगा वो आगे भी, अभी केवल कॉन्सेप्ट समझो कि है क्या। इसके बाद एक और आता है प्रोसेस ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस 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 और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है? पहली चीज देखो, डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में होता है। ऑस्मोसिस ओनली लिक्विड मीडियम में। पहला पॉइंट, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया केवल और केवल द्रव माध्यम में होती है, ठोस और गैस माध्यम में नहीं होती है। डिफ्यूजन के लिए किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑस्मोसिस के लिए, डिफ्यूजन के लिए किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस तभी होगी जब दो द्रवों को, पहली चीज कहाँ होगी? लिक्विड मीडियम में होगी, और लिक्विड मीडियम में रखे हुए दो द्रवों के बीच सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का होना सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? देखो, मेम्ब्रेन तीन प्रकार की होती है। पहली मेम्ब्रेन होती है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वे मेम्ब्रेन होती हैं जो जिनके आर पार ना तो ठोस के पार्टिकल जा पाते हैं ना द्रव के पार्टिकल जा पाते हैं, किसी को भी आर पार आने जाने। बायोलॉजिकल सिस्टम में इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल बताइए, बोलो। सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की। कवकों में काइटिन की, पौधों में। तो क्या सेलुलोज और काइटिन ये इम्परमिएबल हैं? पौधों की सेल वॉल यदि इम्परमिएबल है तो रूट हेयर के ऊपर भी तो सेल वॉल है, बोलो। रूट हेयर भी तो एक सेल है, उसके ऊपर भी सेल वॉल है, तब तो पानी अंदर जाने ही नहीं चाहिए जड़ के। बोलिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? भाई इम्परमिएबल यदि है तो इम्परमिएबल का मतलब जो अपने आर पार ना तो ठोस के कणों को जाने दे ना द्रव के कणों को जाने दे, वही तो इम्परमिएबल होगी। तो हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन कौन से मेम्ब्रेन्स, कौन कौन सी पदार्थों की बनी हुई झिल्लियाँ इम्परमिएबल होती हैं? हाँ, क्यूटिन, चलो तुमने क्यूटिन बोला, क्यूटिन, काइटिन। काइटिन ये पदार्थ, ये भी पॉलीसेकेराइड है ना। इसकी बनी हुई झिल्लियाँ, इन पदार्थों की बनी हुई झिल्लियाँ इम्परमिएबल होती हैं। इम्परमिएबल का मतलब समझ में आया? जो अपने आर पार सेलुलोज भी है, ये भी इम्परमिएबल है। हाँ क्या? सेलुलोज लिखा है यार, इसको देखना पड़ेगा मुझे भी। हाँ, ये सेलुलोजिक सेल वॉल एंड लिग्निफाइड सेल वॉल ये परमेएबल है। इम्परमिएबल में क्यूटिनाइज्ड है और सुबेराइज्ड है ना। क्यूटिन और सुबेरिन ये आएंगे, काइटिन, क्यूटिन और सुबेरिन, ये इम्परमिएबल हैं, है ना। दूसरी मेम्ब्रेन कौन सी है? परमिएबल। परमिएबल का मतलब, परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं?
ऐसी मेम्ब्रेन जिसके आर पार ठोस के कण भी जा सके और द्रव के कण भी जा सके। ठोस और द्रव दोनों के कणों को जो अपने आर पार भेज सके, वो क्या होगी? परमिएबल। इम्परमिएबल क्या थी? जिसके आर पार ना तो ठोस के कण जा पाए ना द्रव के कण जा पाए, किसी को अपने आर पार ना आने जाने दे, वो इम्परमिएबल। इम्परमिएबल कौन है? क्यूटिनाइज्ड मेम्ब्रेन या काइटिन की बनी हुई मेम्ब्रेन या सुबेरिन की बनी हुई मेम्ब्रेन, ठीक है। अब परमिएबल मेम्ब्रेन में कौन आएगी? सेलवाल मतलब सेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन। सेलुलोजिक और लिग्निफाइड मेम्ब्रेन जितनी भी होती हैं, यानी कि ऐसी झिल्लियाँ जो सेलुलोज या लिग्निन की बनी होती हैं, वो सब की सब क्या होती हैं? परमिएबल होती हैं। अपने आर पार ठोस के पार्टिकल्स को भी आर पार आने जाने देती हैं और द्रव के पार्टिकल्स को भी आर पार आने जाने देती हैं। जैसे पानी क्या है? पानी के कण कैसे कण हैं? ठोस कण हैं या द्रव कण हैं? पानी के कण कैसे कण हैं? द्रव कण हैं, लिक्विड पार्टिकल्स हैं। और चीनी को पानी में घोल दिया, तो चीनी को पानी में घोल दिया, शरबत बन गया। अब जो शरबत बना, उस शरबत में पानी के कण हैं और चीनी के भी कण हैं। बोलो। तो चीनी के कण किस रूप में होंगे उस पानी के अंदर? बोलो। लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में? काहे के लिक्विड कैसे हो जाएंगे? जब चीनी सॉलिड है तो वो सूक्ष्म भले हो जाए, लेकिन वो रहेंगे सॉलिड पार्टिकल ही। घुलकर छोटे हो गए हैं, लेकिन होंगे वो सॉलिड के ही। कोई ठोस द्रव में थोड़ी ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा घोलने से। वो छोटे हो जाएंगे, घुल जाएंगे पानी में, घुल के क्या हो जाएंगे? सूक्ष्म हो जाएंगे। समझ में आया ना? तो जो शरबत है, उस शरबत के अंदर पानी के कण जो हैं वो लिक्विड पार्टिकल हैं और चीनी के कण सॉलिड पार्टिकल हैं। समझ में आया? बोलो। अब उसको छन्नी से छानते हो। छन्नी से छानने के बाद तभी तो शरबत पीते हो। तो जब छन्नी से छानते हो और छान के गिलास में निकाला, उसके बाद पिया, तो क्या उसमें मिठास रहती है? मिठास गायब हो जाती है। इसका मतलब चीनी और पानी दोनों के कण छन गए ना। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो चीनी और पानी दोनों को छान दे, वो परमिएबल हो गए। समझ में आया ना? तो सेलुलोज और लिग्निन की बनी हुई जितनी भी मेम्ब्रेन होती हैं, वो सब परमिएबल होती हैं। तीसरी आती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसी मेम्ब्रेन जो क्या करे? जो लिक्विड पार्टिकल को आर पार जाने दे, पर सॉलिड पार्टिकल को आर पार ना जाने दे, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। समझ में आया? इम्परमिएबल जो किसी को आर पार ना जाने दे, परमिएबल जो दोनों को आर पार आने जाने दे, और सेमी परमिएबल जो लिक्विड पार्टिकल को तो आर पार आने जाने देगी, लेकिन सॉलिड पार्टिकल को आर पार। तो लोटा में तुम शरबत घोलो और शरबत घोलने के बाद उस शरबत को छन्नी की जगह पर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई छन्नी से छानो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल इसका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती, लाइपोप्रोटीन की, ये सेमी परमिएबल होती है। पार्चमेंट की झिल्ली ये सेमी परमिएबल है। तो यदि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से तुम शरबत को छानोगे तो कौन छन के नीचे जाएगा? वाटर पार्टिकल तो छन के नीचे चले जाएंगे, लेकिन चीनी तो छानने के बाद जब पियोगे
तो तुमको मिठास लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि चीनी सब ऊपर रह गई है, केवल पानी छन के नीचे गया है। समझ में आया ना? तो ऐसी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती हैं। और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया तभी होती है, वहीं पर होती है जहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। दो द्रव लिए आपने, एक द्रव में, इस वाले द्रव में पानी ज़्यादा चीनी कम, और इस वाले द्रव में चीनी ज़्यादा पानी कम। बताओ कौन सा शरबत ज़्यादा गाढ़ा होगा, पहला या दूसरा? बोलो बोलो। ये वाला ज़्यादा गाढ़ा होगा, जिसमें चीनी ज़्यादा पानी कम, और इसमें पानी ज़्यादा। तो ये वाला जलाव है, चाशनी है, और ये पतला शरबत है। पानी और चीनी इसमें भी है, पानी और चीनी इसमें भी है। इन दोनों को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग कर दो। इस बर्तन और इस बर्तन के बीच में हमने क्या लगा दिया? हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बर्तन एक है लेकिन बीच में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। तो क्या होगा? इधर से वाटर मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, जहाँ भाई इसमें पानी ज़्यादा है, इस वाले, ये पतला है ना, ये गाढ़ा है, तो जो पतला है वहाँ से पानी के कण जो गाढ़ा है उसमें जाएंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके द्वारा क्या चीनी के कण इधर उधर आ जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये सेमी परमिएबल है। ये चीनी के कणों को आर पार आने जाने, केवल पानी के कण ही जाएंगे, क्योंकि लिक्विड को ही आर पार आने जाने देती है। तो पानी कहाँ ज़्यादा है? जो पतला है, जो पतला है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ये ज़्यादा गाढ़ा है, ज़्यादा गाढ़ा मतलब पानी इसमें कम है, वाटर का कंसंट्रेशन इसमें कम है। और यहाँ पर जो हाइपोटोनिक है उसमें वाटर कंसंट्रेशन, तो वाटर कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से वाटर के पार्टिकल, जहाँ वाटर कंसंट्रेशन कम होगा वहाँ जाएंगे। यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर दो टाइप से परिभाषाएं बनती हैं, एक तो विलयन के आधार पे और दूसरी विलायक के आधार पे। जब विलयन के आधार पे बताओगे तो कहोगे कौन सा? कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में, लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में किसका? वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट किसके द्वारा क्या कहलाता है? और दूसरा विलायक के आधार पे। तो विलायक कहाँ ज़्यादा है? जो ज़्यादा पतला सॉल्यूशन है। तो लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जहाँ पर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है वहाँ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आया? क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की क्रिया में किसका मूवमेंट होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों का? किसका होगा? केवल लिक्विड का। किसके माध्यम से? किस विलयन से किस विलयन में? कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन। इसके लिए रिस्पांसिबल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? जो जितना गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, जो जितना हाइपरटोनिक होगा, उसका ओपी उतना ही ज़्यादा होगा। ये गाढ़ा है तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। तो इसको जब पतले सॉल्यूशन में लाओगे जहाँ पर ओपी कम है, तो ये क्या करेगा? ये वाटर को अपनी ओर खींच लेगा।
तो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस नेचर का है? पुलिंग नेचर का है। जो डिफ्यूजन प्रेशर था वो पुशिंग था। क्यों? क्योंकि वो वहाँ ज़्यादा होता था जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा, किसका? पार्टिकल्स का। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पर पानी कम होगा। बस सिंपल रखो, जहाँ पर पानी कम होगा वो गाढ़ा होगा और उसका वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। और ऐसे विलेन को यदि किसी ऐसे विलेन के संपर्क में रखोगे जहाँ पर पानी ज़्यादा है जिसमें, यानी कि जो पतला विलेन है, तो वहाँ से जो गाढ़ा वाला विलेन है वो पानी को खींच लेगा। तो खींचेगा किसके कारण? ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। यानी कि ऑस्मोसिस की क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर किस नेचर का है? ये कहाँ ज़्यादा होता है? जहाँ पर पानी कम होता है, यानी कि जो गाढ़ा विलेन होता है, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे इसके आगे अगले टर्न पे बताएंगे।